Hope you are doing fine at your homes. Now, बच्चों, today we are going to discuss the very important topic cardiac failure. इसमें से क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ जाता है, एमसीक्यूज भी आ जाते हैं इसके बेस पे। बहुत सिंपल सा है, इफ़ थोड़ा सा कंसंट्रेट करोगे तो आपको बहुत आराम से समझ आ जाएगा। कार्डियक फेलियर बहुत ही एक आम सी अब तो टर्म है। यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि कार्डियक फेलियर क्या है। बाय डेफिनेशन कार्डियक फेलियर क्या है? द फेलियर ऑफ द हार्ट टू पंप इनफ ब्लड टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द बॉडी। यानी हार्ट जो है इज़ वीक and cannot pump enough amount of the blood to all parts of the body so that they can satisfy the needs of the tissues in the different parts of the body। ठीक है, यानी ज़्यादा कार्डिक आउटपुट नहीं है। अब इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं? एनी कंडीशन दैट रिड्यूसेस द एबिलिटी ऑफ द हार्ट टू पंप द ब्लड। कोई भी कंडीशन जो कि इस पे हो जाए कि हार्ट की पंपिंग एबिलिटी जो है ना वो कम हो जाए, वो हैम्पर वो सफ़र करे, तो वो सारी जो हैं वो रीजंस बन जाती हैं कार्डिक फेलियर की। अब उसमें ये है कि या तो ब्लड सप्लाई उसको ना जारी हो प्रॉपर मायोकार्डियम को, तो भी उसकी कंडक्टिविटी अफेक्ट होगी और पंपिंग एबिलिटी ऑफ द हार्ट जो है वो कम हो जाएगी। दूसरा ये है कि अगर हार्ट वेल्स जो है ना वो डैमेज हो, प्रॉपरली फंक्शनिंग ना हो, तो भी उसकी पंपिंग एबिलिटी यानी फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन जितनी हार्ट की होती है कुछ है, ये जितना ब्लड पंप आउट होना चाहिए वो अफेक्ट होता है, हैम्पर होता है। ठीक है। दूसरा एक्सटर्नल प्रेशर अराउंड हार्ट। उसका क्या मतलब है कि या तो हार्ट के अराउंड कोई पेरिकार्डियल डिफ्यूजन है, फ्लूइड है जमा, या लंग्स की परफ्यूजन है ज़्यादा, या पेरिकार्डियल या पेरी अगर कोई ट्यूमर है, कोई लंप है, कोई कुछ है, यानी कोई भी अगर प्रेशर आउटसाइड द हार्ट है जिसकी वजह से हार्ट को एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ रही है टू पंप, दैट कैन आल्सो अफेक्ट द पंपिंग एबिलिटी ऑफ द हार्ट। Vitamin B deficiency. Vitamin B is very important in the muscle contraction and the energy derived for the heart. फिर उसके बाद आता है अगर कोई कार्डिक मस्कुलर डिजीज हो, कोई भी इन्फेक्शन हो जाए, मायोकार्डाइटिस हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो दैट कैन लीड्स टू decreased pumping ability of the heart. So cardiac failure by definition is the condition which occurs due to the decreased pumping ability of the heart. Causes क्या हो सकती हैं कि अगर कोई ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, कॉरोनरी ब्लड वेसल का कोई इशू है, कुछ है, यानी ब्लड सप्लाई टू द हार्ट वो कम हो जाए, उससे पंपिंग एबिलिटी हो जाती है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाए, मायोकार्डाइटिस वगैरह, डैमेज्ड हार्ट वेल्स हो जाएं, या अगर बाहर एक्सटर्नल प्रेशर है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन वगैरह है, या कोई लंप है, ट्यूमर है, उसकी वजह से, और या विटामिन बी डेफिशिएंसी की वजह से पंपिंग एबिलिटी कम हो, दैट कैन, अगर सिवियर हो जाए, दैट कैन लीड टू हार्ट फेलियर। अब एक्यूट इफेक्ट्स ऑफ मॉडरेट कार्डिक फेलियर। अब होता क्या है कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो होता है ना, दैट इज अ कार्डिक फेलियर। तो उसमें क्या था, पंपिंग एबिलिटी ऑफ द हार्ट इज डिक्रीज्ड विच रिजल्ट्स इन, अब जब भी कोई एरिया जो है कार्डिक मसल का या मायोकार्डियम का इन्फाक्ट हो जाता है, यानी उसको ब्लड सप्लाई कम जाती है, ऑक्सीजन सप्लाई कम जाती है, तो वो डैमेज होता है और एक इन्फेक्शन की फॉर्म में आ जाता है, और उसको उसका रिजल्ट ये होता है कि एक तो कार्डिक आउटपुट जो है वो कम हो जाती है क्योंकि पंपिंग एबिलिटी जो है वो अफेक्ट होती है, और डैमिंग ऑफ द ब्लड इन द वेन्स, के ज़ाहिर है जब हार्ट में पंप नहीं कर रहा है तो पीछे जो वेन्स हैं उन पे प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, तो उनमें ब्लड जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है, पूल होना शुरू हो जाता है। ठीक है। सो मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो है उससे दो उसके इफेक्ट्स हो सकते हैं। एक तो ये कि कार्डिक आउटपुट कम हो जाती है, और दूसरा ये कि डैमिंग ऑफ द ब्लड इन द वेन्स होती है। अब एक फिगर है जिससे हम ये सारा एक्सप्लेन करेंगे। फिगर मैं आपको पहले दिखा दूं, ये है फिगर। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि ग्राफ है, इस ग्राफ में जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर राइट एट्रियल प्रेशर दिखाया है, और जो वाई एक्सिस है उस पर कार्डिक आउटपुट है इन लीटर्स पर मिनट, और ये है कार्डिक आउटपुट कर्व, नॉर्मल जो कार्डिक आउटपुट कर्व आपने प्रीवियस चैप्टर में डॉक्टर हसीब ने आपको करवाया। अब इसमें आप देखिए कि एक रेड कलर का कर्व है जो कि नॉर्मल कार्डिक आउटपुट कर्व है, एक ब्लैक कलर का कर्व है जिसके कि डिफरेंट पॉइंट्स हैं। ये राइट एट्रियल प्रेशर, ये राइट एट्रियल प्रेशर ये जहाँ पे जाके कंसाइड करता है
द नॉर्मल कार्डिक आउटपुट कर्व, वहाँ पर वो रेस्टिंग फेज में ये दोनों वैल्यूज़ जब हार्ट एट रेस्ट होता है, तो यहाँ पर अगर आप ए पॉइंट पर देखेंगे तो कार्डिक आउटपुट जो है दैट इज़ जस्ट एट द लेवल ऑफ 5 लीटर्स पर मिनट, दैट इज़ नॉर्मल कार्डिक आउटपुट। और अगर यही हम एक लाइन परपेंडिकुलरली ड्रॉ करेंगे नीचे की तरफ ए से, तो वो आके स्ट्राइक करती है ज़ीरो पे, राइट एट्रियल प्रेशर वाले लाइन पे, एक्स एक्सिस पे। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल कंडीशंस में, रेस्टिंग फेज में, जो कार्डिक आउटपुट है वो रहता है 5 लीटर्स पर मिनट, और जो राइट एट्रियल प्रेशर है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, टॉप कर्व जो है वो दैट इज़ द नॉर्मल कार्डिक आउटपुट कर्व अंडर रेस्टिंग कंडीशंस, जिसमें कार्डिक आउटपुट जो है 5 लीटर्स पर मिनट है और राइट एट्रियल प्रेशर जो है वो 0 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी है। अब सपोज कार्डिक फेलियर हुआ है, एक्यूट फेज है, जस्ट आफ्टर द कार्डिक डैमेज, जो उस वक्त कार्डिक फेलियर हुआ है उसके जस्ट आफ्टर होता क्या है, अब उसमें आपको मैं इसमें देखिए, जो सबसे नीचे वाला कर्व है ब्लू कलर का, वो है जस्ट आफ्टर द कार्डिक फेलियर, एक्यूट फेज। तो जो ब्लू कलर का है उसमें आप देखें कि ये इसमें कार्डिक आउटपुट को अगर हम लेके जाएं तो वो जस्ट एट द लेवल ऑफ 2 लीटर्स पर मिनट है, कार्डिक आउटपुट दो लीटर पर रह जाती है। जबकि राइट एट्रियल प्रेशर पॉइंट बी पे अगर आप देखें कि राइट एट्रियल प्रेशर इस जगह पे +4 पे चला गया है। वाई इज इट सो, कि क्यों ऐसे हो रहा है? होता यह है कि the cardiac output is 2 liters per minute, right atrial pressure +4 millimeters of mercury. As the blood returning from the body is dammed in the right atrium, होता क्या है, चूंकि हार्ट जो है आगे पंप नहीं कर रहा, पीछे वेन से ब्लड आता जा रहा है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियल प्रेशर जो है ना वो एक्यूट कंडीशंस में बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, मायोकार्डिक फेलियर के केसेस में राइट एट्रियल प्रेशर बढ़ता जाता है क्योंकि हार्ट आगे अपना ब्लड पंप नहीं कर रहा होता है। ठीक है, अब जब आगे कार्डिक आउटपुट कम हो रही है, ब्लड जो है ना ज़्यादा आगे पंपिंग नहीं हो रही है, ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो उसको कंपनसेट करने के लिए, जैसे हम रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर में पढ़ा था, और कार्डिक आउटपुट को रेगुलेट करने के लिए कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स आ जाते हैं। वो कंपनसेशन कैसे होती है? बाय द सिंपैथेटिक नर्व रिफ्लेक्सेस। ये सिंपैथेटिक नर्व रिफ्लेक्सेस 3 तरह से काम करते हैं, एक तो बेरो रिसेप्टर्स के थ्रू, दूसरे कीमो रिसेप्टर्स के थ्रू, और तीसरे CNS इस्केमिक रिस्पॉन्स के थ्रू। ठीक है, अब वहाँ से क्या होता है, जब ये तीनों इफेक्टिव हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं कि ये विद इन फ्यू सेकेंड्स और ये स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन ऑफ द सिंपैथेटिक डिस्चार्ज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन ऑफ द, जब ऊपर से सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन आती है तो वो हार्ट को अफेक्ट करती है। अब ये स्टिमुलेशन जो होती है ना, नॉर्मल पोर्शन ऑफ द हार्ट को भी करती है, जो इन्फेक्टेड एरिया होता है या डैमेज पोर्शन होता है उसको भी अफेक्ट करती है। तो और दूसरे ये पेरिफेरी पे जो इसका इफेक्ट होता है कि ये पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन करती है बोथ इन द आर्टेरियोल्स और द वेन्स। वेन्स में जब ये वेसोकंस्ट्रिक्शन करती है, वेस्कुलर टोन बढ़ जाती है वेन्स की, तो उससे वेनस रिटर्न जो होता है वो बढ़ जाता है। जब वेनस रिटर्न बढ़ता है तो उसमें चूँकि ब्लड कमिंग टुवर्ड्स द हार्ट वो ज़्यादा हो जाता है, और विद इन द वेन्स मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर जो होता है ना वो राइज कर जाता है अप टू 12 to 14 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी, जिसकी वजह से इंक्रीज वेनस रिटर्न होता है। ज़ाहिर है ब्लड जो है वो टुवर्ड्स हार्ट आना शुरू हो जाता है एज अ कंपनसेटरी मैकेनिज्म। जब वेनस रिटर्न इंक्रीज करता है तो कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज करना शुरू हो जाता है, जैसे कि आप इसमें देखेंगे कि इसमें पॉइंट सी पे ये है, बी से सी तक जो है ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म, जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हुई है उसकी वजह से जो पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन हुई है उससे वीनस रिटर्न ज़्यादा हुआ है, वीनस रिटर्न से कार्डिक आउटपुट ज़्यादा हुई है। तो कार्डिक आउटपुट देखें, आप देखें जस्ट बिलो 5, अगर आप सी के लेवल से अगर आप लेटरल साइड पे जाएंगे कार्डिक आउटपुट के साइड पे, तो ये जस्ट बिलो द 5 यानी 4 के करीब 4 लीटर्स पर मिनट पे चला गया कार्डिक आउटपुट। और इस जगह पे अगर इसको बी सी पॉइंट को परपेंडिकुलरली नीचे हम लेकर आएंगे एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये 4 से ज़रा आगे है, एंड दैट इज़ 5, तकरीबन 5 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी यहाँ पर आ जाता है विद द सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि कार्डिक आउटपुट तो नॉर्मल की तरफ जा रही है, लेकिन इस कंपनसेटरी मैकेनिज्म के थ्रू जो कार्डिक हमारा राइट एट्रियल प्रेशर है कार्डिक फेलियर के केसेस में बढ़ता चला जाता है। ठीक है, कंपनसेशन तो हो रही है, फ़ायदा तो हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ राइट एट्रियल प्रेशर भी बढ़ रहा है, क्योंकि जो है ना उतना ब्लड जो है ना वो आगे पंप नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। नॉर्मल कार्डिक आउटपुट नहीं है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ ब्लड पीछे रह रहा है एट्रियम में, इसलिए राइट एट्रियल प्रेशर बढ़ता चला जाता है। ठीक है,
So the mean systemic filling pressure rises up to 12 to 14 millimeters of mercury, causing increased venous return and increased cardiac output at point C, showing कि कार्डिक आउटपुट जो है दैट इज 4.21 लीटर्स पर मिनट और राइट एट्रियल प्रेशर जो है 5 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। अब मैक्सिमम सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन 30 सेकंड तक होती है और उस दौरान वो हार्ट को कंपनसेट कर ही देता है कि टुवर्ड्स नॉर्मल ले ही आता है। अब इस दौरान क्या होता है, पेशेंट क्या एक्सपीरियंस करता है कि ये चूँकि एक्यूट फेज़ है, इसने जल्दी आना है और जल्दी चले जाना है और सारे एक्यूट मैकेनिज्म जो हैं वो हार्ट को कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं टू ब्रिंग इट टू द नॉर्मल। अब उस दौरान सिर्फ पेशेंट जो है वो सिर्फ लेफ्ट साइडेड चेस्ट पेन फील करता है या फेंटिंग हो जाती है, लेकिन सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जब होती है और वो रिकवरी होती है तो पेशेंट बाद में दैट अराउजेस और रिकवर हो जाता है। ठीक है, ये एक्यूट फेज में होता है और दिस में गो अननोटिस्ड भी जा सकता है। पेशेंट को हुआ है फिर वो रिकवर भी कर गया विद इन सेकेंड्स, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट जो होते हैं वो हार्ट में रह जाते हैं, जो कि ओल्ड एज में बाद में पता चलते हैं। ठीक है, अब सेमी क्रॉनिक स्टेट भी रहती है। एक्यूट फेज तो हो गई, ठीक है, उसने कंपनसेट कर दिया, लेकिन अभी भी जो कार्डिक आउटपुट है वो नॉर्मल की तरफ नहीं आया। जब नॉर्मल की तरफ कार्डिक आउटपुट नहीं जाता तो इसका मतलब ये कि रीनल ब्लड फ्लो भी कम हो रहा है। रीनल ब्लड फ्लो कम हो रहा है जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था, क्योंकि रीनल ब्लड फ्लो कम होता है तो उससे वो जो एक्सक्रीटरी कैपेसिटी होती है किडनी की वो कम हो जाती है और सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन होनी शुरू हो जाती है। तो ये फेज थोड़ी सी बाद में रहती है आफ्टर द एक्यूट फेज। सो फ्लूइड रिटेंशन बाय द किडनीज इन द रिकवरी ऑफ द हार्ट इटसेल्फ होती रहती है। अब रीनल फ्लूइड रिटेंशन ऑफ द फ्लूइड का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि जितना कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होगा उतना ही जो रीनल आउटपुट जो होता है ना वो ज़्यादा होता है, और जितना अगर कार्डिक आउटपुट कम होता जाएगा तो रीनल आउटपुट कम होगा, यूरिन फॉर्मेशन कम होगी, एक्सक्रीशन कम होगी, तो सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन बढ़ जाती है। अगर 50 to 60% फॉल आ जाता है कार्डिक आउटपुट, यानी कार्डिक आउटपुट अपने नॉर्मल लेवल से हाफ पे चली जाती है, 2.5 लीटर्स पे चली जाए या इससे कम चली जाए, तो होता क्या है कि किडनी इसको किस तरह कंपनसेट करती है, क्योंकि जितना मैक्सिमम सॉल्ट और फ्लूइड जो है ना वाटर को कंजर्व कर सकती है वो करती है, और पेशेंट जो होता है ना उसको एंग्यूरिया हो जाता है, यानी यूरिन फॉर्मेशन होती ही नहीं है। ठीक है, और पेशेंट कंप्लेन करता है कि यूरिन नहीं आ रहा। ठीक है, अब क्या है कि माइल्ड कार्डिक फेलियर में ये है बेसिक मैकेनिज्म जो हो रहा है। अब मैं अगर किसी को खुदा न खास्ता माइल्ड कार्डिक फेलियर होता है तो उसमें क्या होता है कि फ्लूइड रिटेंशन इंक्रीज करती है, क्योंकि थोड़ा सा कार्डिक आउटपुट अगर नॉर्मल तक नहीं पहुंचता तो फ्लूइड रिटेंशन होती जाती है। अब ये वो मैकेनिज्म बता रहे हैं कि कब ये किडनीज किस तरह कंपनसेट करती है इसको। माइल्ड कार्डिक फेलियर में फ्लूइड रिटेंशन इंक्रीज कर देती है किडनी, उसके बाद इंक्रीज मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से इंक्रीज द प्रेशर ग्रेडियंट फॉर वीनस रिटर्न टू हार्ट, यानी जब मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर यानी कि पेरिफेरल वेन्स के अंदर प्रेशर जो है ना रोज ज़्यादा होता है लेकिन हार्ट में कम होता है, तो ऑब्वियसली प्रेशर ग्रेडियंट के थ्रू जो ब्लड है फ्रॉम द वेन्स टुवर्ड्स हार्ट जाता है। दूसरे चूँकि ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड होता है तो वेन्स जो होती है ना वो थोड़ी डिस्टेंड हो जाती हैं, खुल जाती हैं, तो इसकी वजह से उसके रेजिस्टेंस टू फ्लो भी कम हो जाता है। इसकी वजह से तेज़ी से बैकवर्ड फ्लो होता है टुवर्ड्स हार्ट इन द फॉर्म ऑफ वेनस रिटर्न। जब वेनस रिटर्न इंक्रीज कर जाता है तो कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज करता है। तो इस तरह ये माइल्ड कार्डिक फेलियर में किडनीज भी अपना रोल प्ले करती है अलॉन्ग विद द सिंपैथेटिक स्टिमुलेशंस। ठीक है, फिर मॉडरेट में क्या होता है, मॉडरेट में चूँकि थोड़ा सा डैमेज ज़्यादा होता है हार्ट का, तो उसकी पंपिंग एबिलिटी इतनी जल्दी रिस्टोर नहीं होती है, तो रिड्यूस ब्लड फ्लो चूँकि ज़्यादा डैमेज्ड है तो कार्डिक आउटपुट कम हुआ है, उसकी वजह से रिड्यूस ब्लड फ्लो है किडनी को, विच रिजल्ट्स इन डिक्रीज एक्सक्रीटिंग एबिलिटी ऑफ द किडनी। ज़ाहिर है अगेन वही बात है कि किडनी जो है ना वो कम यूरिन बना रही है, ज़्यादा फ्लूइड वाटर रिटेंशन हो रहा है, जिसकी वजह से अब फ्लूइड वाटर रिटेंशन होने ज़्यादा से ब्लड वॉल्यूम बढ़ा होता है, तो जो वीनस रिटर्न ज़्यादा होता है, वीनस रिटर्न ज़्यादा होने से जो वर्कलोड है हार्ट पे वो बढ़ जाता है। अब वर्कलोड जब बढ़ता है तो हार्ट जो तो ऑलरेडी डैमेज्ड है, ठीक है, जब वो ऑलरेडी डैमेज होता है तो जो है सवेयर एडिमा होता है, यानी जो पीछे जो पूल हुआ होता है ब्लड विद इन द वेन्स, तो वहाँ से और स्मॉलर वेसल्स में वहाँ से फ्लूइड जो है ना वो एक्सूड आउट होना शुरू हो जाता है, फिल्ट्रेट होना शुरू होता है इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। वहाँ पे जब वो एक्सूड आउट होता है तो उससे होता ये है कि एडिमा होना शुरू हो जाता है, यानी रिटेंशन ऑफ द फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, जो कि अगर ट्रीट ना किया जाए तो जो एडिमा है वो फेटल भी हो सकता है और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, अब सवियर कार्डिक फेलियर में क्या है, अगर बहुत सवियर कार्डिक फेलियर हुआ है और लार्जर पोर्शन ऑफ द हार्ट जो है ना वो डैमेज हो गया, मोर देन द
दैट विच हैज़ हैपेंड इन मॉडरेट केस। इसमें क्या होता है कि फर्दर फ्लूइड रिटेंशन हो जाती है विच लीड्स टू इंक्रीज। फर्दर क्या होता है, चूँकि ज़्यादा और फ्लूइड रिटेंशन होती है तो वर्कलोड और बढ़ जाता है हार्ट पे। जब वर्कलोड बढ़ता है तो राइट एट्रियल साइड पे चूँकि फ्लूइड जो है ये एट्रियम में ज़्यादा एक्यूमुलेट ब्लड होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द हार्ट भी हो जाती है। ठीक है, अब राइट साइड पे चूँकि जो है ना लेफ्ट साइड से पूरा पंप नहीं हो रहा होता, तो पीछे जो लंग्स के अंदर जो पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेसल्स हैं उनमें लोड बढ़ जाता है, उनमें ब्लड की रिटेंशन ज़्यादा हो जाती है। तो फ्लूइड जो है ना वहाँ से पल्मोनरी साइड पे जो वेन्स हैं और कैपिलरीज हैं, पल्मोनरी कैपिलरीज, उनमें जब प्रेशर बढ़ता है तो उनसे फ्लूइड निकलना शुरू होता है विद इन द इंटरस्टिशियल टिश्यू ऑफ द लंग्स, और वहाँ पर पल्मोनरी एडिमा कर देते हैं। पल्मोनरी एडिमा इज़ अ वेरी सीरियस सिचुएशन जो कि कार्डियक फेलियर के केस में, सीवियर कार्डियक फेलियर के केस में अगर उसको ट्रीट ना किया जाए तो वो दैट कैन लीड टू डेथ। सो सक्सेसिवली एक्यूट से मॉडरेट एंड द सीवियर केसेस में होता यह है कि जिस हिसाब से कार्डियक डैमेज होता है एक्यूट केस में, चूँकि कार्डियक डैमेज कम होता है तो थोड़ी सी फ्लूइड रिटेंशन के साथ ही नॉर्मल हो जाता है और अननोटिस भी जा सकता है। मॉडरेट केस में चूँकि डैमेज थोड़ा ज़्यादा होता है तो फ्लूइड रिटेंशन ज़्यादा होती है, फ्लूइड रिटेंशन से जो हार्ट पे लोड बढ़ जाता है, हार्ट पे लोड बढ़ता है तो पीछे एडिमा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर एडिमा को ट्रीट ना करें तो वो फेटल होता है। सीवियर केसेस में बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, जो है बैक प्रेशर ऑन द हार्ट वो भी ज़्यादा होता है, ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द हार्ट हो जाती है और सीवियर एडिमा होता है, पीछे पल्मोनरी एडिमा भी डेवलप हो जाता है और पेरिफेरल एडिमा भी डेवलप हो जाता है जो विच कैन लीड टू डेथ ऑफ द पेशेंट अगर उसको हम टाइमली ट्रीट ना करें। अब क्या है कि एक कोई इन्फाक बना है, कोई कार्डियक फेलियर की वजह से एक पोर्शन ऑफ द हार्ट डैमेज हुआ है, इन्फाक बना है। एक कुदरती निज़ाम जैसे कि एक्यूट केस में हो सकता है कि एक इन्फाक बना है वो अननोटिस चला गया, तो वो जो इन्फाक्टेड एरिया है, जो डैमेज्ड हार्ट का पोर्शन है, वो नेचुरली भी कंपनसेटरी मैकेनिज्म से और उसमें उसकी रिकवरी भी होती है, उसकी रिकंस्ट्रक्शन भी होती है। वो किस तरह होती है कि न्यू कोलैटरल ब्लड सप्लाई टू द पेरिफेरल पोर्शन ऑफ द इन्फेक्टेड एरिया। इन्फेक्टेड एरिया का जो पेरिफेरल साइडों पे जो पोर्शन होता है वहाँ पे नई ब्लड वेसल्स बनना शुरू हो जाती है। नई ब्लड वेसल्स बनती है जिनको हम कोलैटरल ब्लड वेसल्स कहते हैं, तो वो जब उसको ब्लड सप्लाई करती हैं तो वो पोर्शन ऑफ द हार्ट जो कि इन्फेक्टेड था, नॉन फंक्शनल था, वो आहिस्ता आहिस्ता फंक्शनल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, डिग्री ऑफ रिकवरी वेरी करती है कि वो होता है 5 to 7 वीक्स का टाइम होता है, उसमें या तो अगर तो डैमेज बहुत ज़्यादा हो तो बिल्कुल रिकवरी नहीं होती है, और अगर कोलेट्रल्स बन जाती हैं और इतनी सफिशिएंट सप्लाई दे देती है उस एरिया को तो कंप्लीट रिकवरी ऑफ द इन्फेक्टेड एरिया भी हो जाती है। अब कार्डिक आउटपुट कर्व में वो कहता है कि अगर शोज द स्टेट ऑफ सर्कुलेशन चेंज फ्रॉम सी टू डी एज फ्लूइड रिटेंशन कंटिन्यूस। वह पीछे देखिए कि इसमें सी से डी तक जो फ्लूइड रिटेंशन है वो अगर बढ़ती चली जाती है, ठीक है, इन द केसेस कंपनसेटरी मैकेनिज्म से, जो कि फॉर द ओवर द एरिया ऑफ 5 to 7 वीक्स, होगा क्या कि वो कार्डिक आउटपुट को 5 लीटर्स तक ले तो आता है विद इन 5 to 7 वीक्स, लेकिन जो राइट एट्रियल प्रेशर है वो बढ़ जाता है +6 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी तक। ठीक है, ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है सारा। ठीक है, ये रिकवरी में एक तो ये होता है कि नए कोलेटरल्स बन जाते हैं, इन्फेक्टेड एरिया जो है वो नॉर्मल भी हो सकता है, या अगर बहुत ज़्यादा डैमेज हो और कोलेटरल ना बने तो नहीं भी होता। तो कंप्लीट रिकवरी जो है वो नो रिकवरी से कंप्लीट रिकवरी तक रेंज करती है। ठीक है, अब रिकवरी क्या है कि अब कार्डिक आउटपुट उसने लेके आना है 5 लीटर्स पर मिनट तक, उस स्टेज पे कि जहाँ के जो सॉल्ट एंड वाटर इनटेक है वो बराबर हो जाए सॉल्ट एंड वाटर आउटपुट के बराबर, कि किडनी का फंक्शन नॉर्मल हो। ठीक है, अब वंस द कार्डिक, अब होता यह है कि जब 5 to 7 वीक्स के बाद कार्डिक आउटपुट नॉर्मल आ जाता है, लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज ये होता है कि राइट एट्रियल प्रेशर जो है वो 6 मिलीमीटर मर्करी पे स्टे कर जाता है। अब कार्डिक आउटपुट वंस इट इज़ रीच टू द नॉर्मल स्टेज, तो ज़ाहिर है जब नॉर्मल हो गया तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जो है ना वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से वो फिर दोबारा रिटर्न हो जाती है टू द नॉर्मल। नाउ दो टर्म्स होती हैं हम जो कि कार्डिक फेलियर के केस में करते हैं इस्तेमाल, एक होती है कंपनसेटेड कार्डिक फेलियर और एक होती है डीकंपनसेटेड कार्डिक फेलियर। तो कंपनसेटेड कार्डिक फेलियर क्या होता है, ये होता है एक्यूट और
मॉडरेट हार्ट अटैक्स में। कंपनसेटेड यानी कि जिसमें जो भी डैमेज हुआ है कुछ है उसकी कंपनसेशन हो गई है, यानी कुछ कार्डियक एक्टिविटी नॉर्मल की तरफ आ गई है। जब ये हो जाता है तो उस कार्डियक फेलियर को हम कहते हैं कंपनसेटेड कार्डियक फेलियर। ये होता है एक्यूट और मॉडरेट हार्ट अटैक्स में, जिसमें कि एक तो इंस्टेंटेनियस इफेक्ट्स ऑफ द कार्डियक डैमेज। इंस्टेंटेनियस इफेक्ट्स कौन से थे कि जो स्टिमुलेशन ये बेरो रिसेप्टर्स वगैरह की, कीमो रिसेप्टर, सीएनएस रिस्पॉन्स वगैरह जो आया है, जिससे कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को और सिंपैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट कर दिया जाता है, ठीक है। दूसरी क्रॉनिक कंपनसेशन भी होती है विच रिजल्टिंग इन द क्रॉनिक कंपनसेशन क्या होती है, जो हमारे किडनीज कर रही है कंपनसेट, ठीक है, तो ये फ्लूइड रिटेंशन करके। और होता यह है कि ये अमूमन इस तरह के कंपनसेटेड कार्डियक फेलियर जो है ये नज़र आते हैं हमें बाद में ओल्ड एज में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें कार्डियक आउटपुट तो नॉर्मल होती है ओल्ड एज में लोगों की, लेकिन उनका राइट एट्रियल प्रेशर ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये होता है कि उनकी प्रीवियस जो लाइफ है उसमें कभी ना कभी कोई माइल्ड टू मॉडरेट हार्ट अटैक्स हो चुके हैं, जो कि आइदर बाय ट्रीटमेंट और विदाउट ट्रीटमेंट जो कि कंपनसेट हो गए हैं, जो कि वापस दोबारा नॉर्मल कंडीशन ऑफ द हार्ट पर आ गए, ठीक है। और इस तरह के जो है ये कंपनसेटेड हार्ट कार्डियक फेलियर जो है ये हमें ओल्ड एज में नजर आते हैं। दे मे हैव हैड माइल्ड टू मॉडरेट कार्डियक फेलियर व्हिच इज कंपनसेटेड ओल्ड एज में। सीवियर कार्डियक फेलियर जो कि डीकंपनसेटेड हार्ट होता है। सीवियर क्या होता है, उसमें एक तो हार्ट डैमेज बहुत सीवियर होता है, बहुत सारा एरिया जो है ना वो डैमेज हो गया। उससे क्या होता है कि कार्डियक आउटपुट इतना कम हो जाता है कि रीनल ब्लड फ्लो भी कम होता है, किडनीज को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, जिसकी वजह से डिक्रीज रीनल एक्सक्रीटरी एबिलिटी। अगेन वही स्टोरी है सारी। जब इंक्रीज डिक्रीज एबिलिटी होगी एक्सक्रीशन की किडनी की, तो फ्लूइड रिटेंशन इंक्रीज कर जाएगी, उससे एडिमा होगा और एडिमा में लीड टू डेथ। अब कॉज क्या होती है इसकी कि फेलियर ऑफ द हार्ट टू पंप सफिशिएंट ब्लड टू द किडनीज। इसमें मेन कॉज ऑफ डेथ ही हो जाती है सीवियर कार्डियक फेलियर में, ये जो हार्ट है वो किडनीज को प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं कर सकता। अब नीचे जो एक ग्राफ है ये आप देखिए कि ये सीवियर कार्डियक फेलियर या डिकम्पनसेटेड हार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्रेटली डिप्रेस्ड कार्डियक आउटपुट दैट इंडिकेट्स डिकम्पनसेटेड हार्ट डिजीज। Progressive fluid retention raises the right atrial pressure over a period of days and the cardiac output progresses from point A to EF until death occurs. अब इसमें देखिए जो हमारा एक्स एक्सिस है उसके ऊपर राइट एट्रियल प्रेशर दिखाया है, जो कि -4 से 0, +4, +8, +12, +16, और जो कार्डियक आउटपुट है 0, 2.5 लीटर एंड 5 लीटर्स पर मिनट। अब सीवियर कार्डियक डैमेज हुआ है, ठीक है, उसमें क्या है कि कार्डियक आउटपुट कर्व को क्या हुआ है कि वो चला गया है ऑलमोस्ट, जो पॉइंट ए पर देखिए तो कार्डियक आउटपुट जो है हमारा 2.5 लीटर्स पर मिनट पर चला गया। अब 2.5 लीटर्स के ऊपर जो हमारा राइट एट्रियल प्रेशर है वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। ये सबसे पहले इसमें देखिए जो स्ट्रेट लाइन है ऊपर क्रिटिकल कार्डियक आउटपुट लेवल फॉर नॉर्मल फ्लूइड, ये जो ऊपर स्ट्रेट ब्लैक लाइन नज़र आ रही है आपको ये नॉर्मल कार्डियक आउटपुट लेवल है, उसको इंडिकेट कर रहा है। ये वो लेवल है जिसके ऊपर कि किडनी का स्ट्रेट लाइन विच शोज द नॉर्मल कार्डियक आउटपुट 5 लीटर्स पर मिनट, और ये वो नॉर्मल बोथ द कार्डियक आउटपुट रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल रीनल फंक्शन। नॉर्मल रीनल फंक्शन क्या है कि जो सॉल्ट एंड वाटर इनटेक है दैट शुड बी इक्वल टू सॉल्ट एंड वाटर आउटपुट, वो शो कर रहा है। पॉइंट ए पे क्या है, severely low cardiac output, ठीक। अब इसको देखिए पॉइंट ए पे severely low cardiac output है 2.5 लीटर पे जा रही है, ठीक है। एट द सेम टाइम जो है इसका उसके बाद कंपनसेशन आती है बाय द सिंपैथेटिक डिस्चार्ज, जब भी पहले कंपनसेटरी मैकेनिज्म जो है वो एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है। पॉइंट बी पे क्या है कि आप इसमें पॉइंट बी पर देखिए कि कार्डियक आउटपुट कर्व जो है ना वो थोड़ा सा ऊपर रेज किया है, ठीक है, ऊपर रेज करके तो ये थोड़ा सा कार्डियक आउटपुट थोड़ा इम्प्रूव किया है अप टू तकरीबन 4 लीटर्स पर मिनट पे जा सकता है, ठीक है, बट नॉट नॉर्मल। सो फ्लूइड रिटेंशन इज इंक्रीज एंड मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर इज ऑल्सो रेज, ठीक है, मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर भी रेज कर जाता है इसको। पॉइंट सी जो है इस पर वो देखिए आफ्टर 1 to 2 डेज, 1 to 2 डेज पे क्या होता है फिर फर्दर इम्प्रूव करता है कंपनसेटरी मैकेनिज्म से, लेकिन नॉर्मल पे फिर भी नहीं टच कर रहा, ना ही पॉइंट डी पे ना ही पॉइंट ई पे। पॉइंट डी तक जो है ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म है जो कि कार्डियक आउटपुट को लेके जा रहा है ऊपर तक
4 और 5 के दरमियान, बट इट्स नॉट टचिंग द 5, यानी नॉर्मल तक फिर भी नहीं आ रहा। पॉइंट सी पे आफ्टर 1 to 2 डेज पे कार्डिक आउटपुट 4.21 लीटर्स पर मिनट है और राइट एट्रियल प्रेशर 7 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी तक चला गया है। और मैं दिखाती हूँ आपको पॉइंट डी जो है, इसमें फिर मोर फ्लूइड रिटेंशन है, कंपनसेटरी मैकेनिज्म है, राइट एट्रियल प्रेशर 9 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी पे, लेकिन कार्डिक आउटपुट इज स्टिल नॉट नॉर्मल। ठीक है, अगर आप देखिए इसको तो डी पर भी नॉर्मल पे नहीं है, लेकिन 9 तक चला गया है राइट एट्रियल प्रेशर। ठीक है, आफ्टर फ्यू डेज, अब ये क्या, ये कंडीशन इज गोइंग ऑन, फ्लूइड रिटेंशन हैज, अब इतना हो के उसके बाद फ्लूइड रिटेंशन इतनी ज़्यादा होती है, इसके बाद इसके डेट्रीमेंटल यानी डैमेजिंग इफेक्ट्स होना शुरू हो जाते हैं हार्ट में। इतनी ज़्यादा फ्लूइड रिटेंशन होती है, ब्लड वॉल्यूम इतना बढ़ जाता है, क्योंकि हार्ट तो ऑलरेडी डैमेज है और वो डैमेज पार्ट इतना जो है वो आउटपुट नहीं दे सकता, पंपिंगबिलिटी ऑफ द हार्ट इतनी इम्प्रूव नहीं हो सकती बाय द कंपनसेटरी मैकेनिज्म, तो वो इतने ज़्यादा फ्लूइड को उतना पंप आउट करे। ठीक है, तो ओवर स्ट्रेचिंग एंड एडिमा ऑफ द हार्ट हो जाता है, डिक्रीज पंपिंग एबिलिटी होती है, विच फर्दर जो कि लीड्स फर्दर फ्लूइड रिटेंशन टिल द पॉइंट एफ इज रीच्ड। एफ क्या है, एफ पर देखिए आप कि दैट इज फेटल और ऑलमोस्ट यहाँ पे पेशेंट की खुदा ना खास्ता यहाँ तक इट रीचेस हियर, देन द डेथ ऑफ द पेशेंट एंस्यूज। ठीक है, इसमें आप देखें कि लेवल फिर कम, कार्डिक आउटपुट लेवल फिर कम होना शुरू हुआ है और राइट एट्रियल प्रेशर +16 तक चला गया। The cardiac output is less than 2.5 liters per minute, but right atrial pressure is 16 millimeters of mercury. That is the state of heart. इसको हम कह देते हैं the state of heart when compensation fails and cardiac failure continues. यहाँ पे compensation खत्म हो जाती है, cardiac failure जो है ना वो progress करता चला जाता है। ठीक है, अब इसके क्लिनिकली फीचर्स क्या होते हैं, पेशेंट में क्या क्या हो रहा था। एक तो उसमें प्रोग्रेसिव एडिमा, रिटेंशन ऑफ द फ्लूइड इन द डिपेंडेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी हो जाते हैं, और पल्मोनरी एडिमा के लंग्स में भी एडिमा होना शुरू हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, लंग्स में हमें आवाज़ें सुनाई देती हैं, बबलिंग रेल्स होती हैं जिन्हें क्रैकलिंग साउंड कर कर करके आवाज़ें आती हैं अगर हम स्टेप से सुने चेस्ट को। और दूसरे ड्यू टू द लंग एडिमा, उसकी वजह से कि फ्लूइड होता है अंदर, उसकी क्रैकलिंग साउंड आती है से सुने तो। दूसरे डिस्निया होता है, डिस्निया क्या होता है, एयर हंगर के सांस फूलता है, सांस आता नहीं है मरीज को। ठीक है, डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन। अब उसको ट्रीट हम कैसे करते हैं कि हम पेशेंट को कार्डियोजेनिक ड्रग्स देते हैं। कार्डियोजेनिक ड्रग्स होती है डिजिटैलिसम देते हैं, जो कि स्ट्रेंथन करती हैं मस्कुलेचर ऑफ द हार्ट, पंपिंग एबिलिटी ऑफ द हार्ट को, क्योंकि वो कैल्शियम आयन को रिजर्व करती हैं इन द हार्ट की। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कार्डिक बाय द इनहिबिशन ऑफ द सोडियम कैल्शियम एक्सचेंज पम्प जो है उसको इनहिबिट करते हैं, उसकी वजह से कैल्शियम रिटेंशन होती है। कैल्शियम जब कंजर्व होता है तो आपको पता है कि हार्ट कार्डिक मसल्स को कंट्रैक्ट करने के लिए कैल्शियम चाहिए, तो ये कैल्शियम को कंजर्व करता है जिससे स्ट्रेंथन करता है हार्ट को। दूसरे हम डायूरेटिक्स दे देते हैं। डायूरेटिक्स कहते हैं कि जो कि आम जबान में हम कहते हैं पेशाब आवर दवाइयाँ, ठीक है, जो कि यूरिन प्रोड्यूस करती हैं ज़्यादा, यूरिनेशन ज़्यादा करवाती हैं। यूरिनेशन ज़्यादा होती है तो इसका मतलब ये है कि ब्लड वॉल्यूम कम होता जाता है, तो हार्ट के ऊपर लोड कम होता चला जाता है। दूसरे पेशेंट को हम कहते हैं सॉल्ट एंड वाटर इनटेक। ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म ये ट्रीटमेंट होता है कि हम इसको करवाते हैं। ठीक है, सवियर में क्या है कि सवियरली डैमेज होता है, पॉइंट ए से पॉइंट एफ तक जाते जो है, अगर रिकवरीज ना हो, अगर ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो एफ पे जाके डेथ हो जाती है। पॉइंट ए से डी तक जो है आप देखिए, पॉइंट ए से डी तक कंपनसेटरी मैकेनिज्म है, उसमें कार्डिक आउटपुट बढ़ता जा रहा है, लेकिन साथ ही राइट एट्रियल प्रेशर भी बढ़ रहा है। डी पे आके फर्दर कार्डिक आउटपुट नहीं बढ़ सकता क्योंकि ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, हार्ट पे लोड ज़्यादा हो गया, ऑलरेडी डैमेज हार्ट है, तो वो ज़्यादा पंप नहीं करता। पंप नहीं करता तो ई पे देखिएगा कार्डिक आउटपुट फिर कम होना शुरू हो गई है। एफ पे आके 2.5 लीटर, हाफ से भी कम हो गई है, हाफ से भी कम होके फिर इफ़ नॉट ट्रीटेड एट दैट टाइम तो डेथ में हो सकती है। और राइट एट्रियल प्रेशर यहाँ पर 16 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, और इस स्टेज पे हम कह देते हैं द कंपनसेशन मैकेनिज्म हैज़ फेल्ड एंड द कार्डिक फेलियर कंटिन्यूज। उसके बाद है क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में प्रोग्रेसिव एडिमा होता है, बोथ पेरिफेरल एंड द पल्मोनरी एडिमा होता है। लंग्स को ऑस्कल्टेट करें तो वहाँ हमें एडिमा की वजह से जो फ्लूइड होता है इन द लंग्स, उसकी वजह से क्रैकलिंग साउंड्स आती हैं, जिनको हम बबलिंग रेल्स कह देते हैं। दूसरा, वहाँ पे पेशेंट जो है वो एक्सपीरियंस करता है डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन, डिस्निया होता है, एयर हंगर होती है। ठीक है, ट्रीट हम करते हैं, एक तो हम मेडिसिन देते हैं जिसको हम कार्डियोजेनिक मेडिसिन होते हैं, या हम इनको हार्ट टॉनिक्स भी कह सकते हैं, कि ये हम देते हैं कि उससे कार्डिक जो हार्ट मायोकार्डियम है वो
स्ट्रेंथन हो जाए और उसकी पंपिंग एबिलिटी इंक्रीज कर जाए। वो किस तरह करता है कि ये कैल्शियम को कंजर्व करता है विद इन द मायोकार्डियम। दूसरे हम डायूरेटिक्स दे देते हैं जिससे कि यूरिनरी आउटपुट ज़्यादा हो जाती है, तो ब्लड वॉल्यूम कम होता है, ब्लड वो उससे प्रेशर ऑन द हार्ट कम हो जाता है, और सॉल्ट एंड वाटर इनटेक भी हम पेशेंट को कम करवा देते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसको ट्रीट करते हैं। देन कम्स द एक है टर्म विच इज़ द यूनिलैटरल लेफ्ट हार्ट फेलियर। अब यूनिलैटरल लेफ्ट हार्ट फेलियर है कि जो हमने अभी तक स्टडी किया है वो एक कम्प्लीट ओवरऑल पूरा ही हार्ट जो है ना वो मेल फंक्शनिंग है ड्यू टू कार्डिक फेलियर, जो एनी कंडीशन लीडिंग टू द डिक्रीज एबिलिटी के लेफ्ट राइट दोनों की ही पंपिंग एबिलिटी कम है, तो उसकी वजह से सिचुएशन जो पैदा हुई है वो हमने पहले डिस्कस किया। अब एक कंडीशन ये होती है कि लेफ्ट साइडेड जो है ना हार्ट फेलियर जो है वो हो जाए और राइट साइडेड ना हो। वैसे ये कम होता है, लेकिन ये होता है कि लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर विदाउट कॉन्कॉमिटेंट फेलियर ऑफ द राइट साइड, उसको हम कह देते हैं यूनिलैटरल लेफ्ट हार्ट फेलियर, यानी एक ही साइड का, यानी सिर्फ लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर है। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि ब्लड जो है वो राइट साइड से पंप हो गया, राइट साइड तो ठीक है, राइट एट्रियम में आया ब्लड, राइट वेंट्रिकल में आया, वहाँ से निकल के पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये चला गया, ब्लड इज पंप इनटू द हार्ट। ठीक, वहाँ पे पंप होके लंग्स में चला गया। लंग्स में जब गया है तो आगे हमारा जो है लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, जो जहाँ पे लंग्स के बाद ऑक्सीडेटेड ब्लड आना है लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में, तो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट इज डैमेज्ड, वहाँ पे इंफाक्ट हुआ है, वहाँ से पंपिंग नहीं हो रही है। ठीक है, अब होता क्या है, ब्लड इज पम्प टू द लंग बट फ्रॉम द लंग लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट कैन नॉट पम्प इन सिस्टमिक, वहाँ पे ब्लड जाता था लेफ्ट साइड पे, लेकिन वहाँ से आगे सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं जाता क्योंकि इधर से पंप ही नहीं हो रहा ब्लड। तो पीछे बैक प्रेशर में जो पल्मोनरी आर्टरी का फिलिंग प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाता है। जाहिर है लेफ्ट वेंट्रिकल से आगे नहीं जा रहा तो लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर ज़्यादा, लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर ज़्यादा है तो पीछे पल्मोनरी वेन जो आ रही है हार्ट लंग्स से हार्ट की तरफ, उसमें प्रेशर ज़्यादा है और अल्टीमेटली लंग्स में प्रेशर ज़्यादा है वेसल्स में। Lung capillaries are filled with filled and fluid begins to filter in the lung interstitial spaces and alveoli, causing pulmonary edema. पल्मोनरी, अब उससे क्या होता है कि ये ज़्यादा सेवियर कंडीशन है, जैसे पल्मोनरी एडिमा डेवलप हो जाता है। पल्मोनरी वेस्कुलर कंजेशन होती है विद एडिमा इन एक्यूट केसेस कैन कॉज डेथ इन 20 to 30 मिनट्स। अगर सिर्फ लेफ्ट साइडेड फेलियर हो और वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव हो तो पल्मोनरी एडिमा हो जाता है। पल्मोनरी एडिमा सच सेवियर कंडीशन कि अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो 20 to 30 मिनट्स में खुदा न खास्ता मरीज़ की डेथ हो सकती है। This was all about today's lecture. We'll continue with the cardiac failure in the next lecture. और जो आपका एक रह गया लिम्फेटिक्स का वो भी हम उसमें कवर कर लेंगे। ठीक है, तो विल बी डन विद द कार्डिक फेलियर। उसके बाद आपके दो मेन टॉपिक्स रह जाएंगे, वेल्वुलर डिजीज रह जाएंगी और सर्कुलेटरी शॉक। फिर आपका ये सर्कुलेशन का जो सिस्टम है वो दैट विल एंड। ओके, नाउ विल मूव टू, अगर कोई क्वेश्चन आंसर सेशन है तो मैं अनम्यूट करवाती हूँ, तो आप लोग जो है ना फिर जो क्वेश्चंस हैं वो कर लीजिए। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। सारियां मार की इतना गंदा कहनी है, पक्की तो नहीं लानी। जी वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन आंसर सेशन। आपको आवाज़ आ रही है बेटे? हेलो, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? अगर आज के लेक्चर में कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई डिफिकल्टी है, जस्ट लेट मी नो सो दैट आई कैन
डिस्कस द थिंग्स अगेन। और यह सारा समझ आ गया? हेलो। So I think there are no questions today. If you don't ask me, I'll take it as you have understood the things, and we'll move on to the next lecture next time. Okay, thank you. God bless you. Allah Hafiz.